वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का अपना न्यू चैप्टर, और उस चैप्टर का नेम आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उस चैप्टर का नेम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी ऑफ गैस लॉज पढ़ा था। उसमें हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप देखा था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखा था, गैस इक्वेशंस, कुछ लॉज थे जो हमने पढ़े थे। ओके, उन सब लॉज को ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें रिकेप करना जरूरी है। वो सारे लॉज हमें आने चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या क्या रिलेशनशिप होता है यदि हम किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो। ओके, तो प्रीवियस क्लास का जो हमने ये लॉज पढ़े थे उनका हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट में रिकेप करने वाले हैं। उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे कि उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, गैस इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं आज, गे-लुसेक लॉ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट एनी डिले और देखते हैं हम तीनों लॉज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ओके, हमारे पास में क्या होता है, तीन क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी? एक क्वांटिटी हमारे पास में होती है प्रेशर की, एक होती है वॉल्यूम की, एक होती है टेम्परेचर की। ओके, ये तीनों क्वांटिटीज होती है, एक दूसरे के साथ डिफरेंट तरीके से वेरी करती है यदि हम किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें। सपोज एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं, यदि मैंने क्या किया, आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई ना कोई रिलेशनशिप होने वाला है। आपका प्रेशर वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप सब देखने वाले हैं, उसमें हमें पता चलेगा। लेकिन हम करेंगे कैसे? एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखो और फिर दो क्वांटिटी में देखो कि वो क्या रिलेशन शो करते हैं, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, देखो फर्स्ट हम देखेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप को ही बोला जाता है बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को बॉयल्स लॉ बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे बॉयल्स, उन्होंने दिया था लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने क्या कहा कि यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, किसको कांस्टेंट रखते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी गैस का प्रेशर होता है उस वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी गैस का जो प्रेशर है वो उसकी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर के कांस्टेंट वी आ गया। ओके, इस तरीके से हो सकता है। अब मैं क्या इसको इस तरीके से कर सकती हूँ, मैंने क्या किया, v को उधर मल्टीप्लाई किया तो pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 लिख सकती हूँ। वो इक्वल हो जाएगा k कांस्टेंट के। समझ आए ये चीज? ये हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ एक रिकेप कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में आगे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए शुरू से बेसिक क्लियर होता हुआ हम आगे बढ़े। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये था आपके पास में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है अपने पास में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसको क्या बोला जाता है? चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आपका प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट रखना होता है। प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम किस में रिलेशनशिप देखते हैं? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो किसी गैस की वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यही चार्ल्स लॉ बोलता है। ठीक है, अब वही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। तो क्या मैं टी को उधर भेज दूं? इस तरफ भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा? v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यदि हम किसी के लिए v1 v2 ले ले, t1 t2 ले ले तो क्या बन जाएगा? ये v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो क्या हमें दोनों रिलेशनशिप समझ में आए?
चलो, अब इन दोनों ही रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारे पास में क्या आई, 2 इक्वेशंस आ गई। इसको क्या बोल दो आप, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, या फिर इस प्रोपोर्शनलिटी वाली को बोलो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आती है गेस इक्वेशन। क्या आएगी, गेस इक्वेशन। उस गेस इक्वेशन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। देखो, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप और बॉयल्स लॉ, it states that the volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. Okay, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to K at constant temperature. ये मैंने इधर आप लोगों को अच्छे से करके दिखा दिया है। यहाँ पे सिर्फ हम रीड कर रहे हैं कि क्या लिखे हुआ है। ओके, देखो, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप और चार्ल्स लॉ, it states that the volume of a given mass of dry gas is directly proportional to its absolute temperature at a constant pressure. ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, गैस इक्वेशंस के बारे में देखना है। तो जस्ट मैंने आपको 2 इक्वेशन बताई, वो 2 इक्वेशन क्या है, देखो, हमने पहली इक्वेशन देखी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, ओके, या फिर आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, बात एक ही है। इसके अलावा सेकेंड इक्वेशन हमने क्या देखी, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं कंबाइन करती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगी तो क्या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के आ जाएगा। दिख रहा है सबको ये इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रही हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो V इज इक्वल टू T अपॉन P और K कोई भी कांस्टेंट मान लो साथ में। देखो, V प्रोपोर्शनल है T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, V प्रोपोर्शनल T अपॉन P। क्या मैं लिख सकती हूँ, देखो इसे, वही बात है, V प्रोपोर्शनल T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के, तो मैंने यही किया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, साइन हटाया प्रोपोर्शनल का और कांस्टेंट लगा दिया। ओके, चलो हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इस तरीके से कर सकती हूँ, PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो, रीअरेंज किया है, सिर्फ मैंने P को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई किया, फिर T को नीचे की तरफ भेज दिया और K कॉन्स्टेंट एक तरफ रख लिया, बाकी सारी अपनी जो क्वांटिटीज थी, जो भी वेरिएबल्स थे, उनको साइड में लेके आ गई। तो क्या इक्वेशन बनी अपने पास में, PV अपॉन T इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। ओके, यदि आपको किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी गैस के लिए P1 V1 T1 P2 V2 T2 गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। ओके, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन बोल देते हैं। PV अपॉन T इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, गैस इक्वेशन बोला जाता है। क्या हमें गैस इक्वेशन समझ में आई। यदि आपको 2 लॉज आपने निकाल लिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको कंबाइन करके हम क्या निकाल सकते हैं, गैस इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, देखो क्या लिखे हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, गैस इक्वेशन, on combining both the laws we concluded that the volume of a given mass of a dry gas varies inversely as the pressure and directly as the absolute temperature। बिल्कुल 2 इक्वेशन से हमने किया है ये। फिर देखो, V इज इक्वल टू T अपॉन P कॉन्स्टेंट आ गया, जो मैंने जस्ट बताया वही चीज है सब। Let us suppose that for a given mass of a gas, the initial pressure, volume and temperature are P1, V1 and T1, which changes to P2, V2, T2 respectively. Then क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन, P1, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, क्या क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ टर्म्स इस चैप्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। हमें देखनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है, ये सब, स्टीशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब टर्म्स आप लोगों को इस चैप्टर के लिए आनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ये बात हमें सबको पता है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर निकाला, ठीक है, जिसको बोल दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और उनकी वैल्यूज फिक्स थी। यदि आप किसी गैस पे कोई वर्क कर रहे हो, आपने बोल दिया कि हमने ये वर्क STP पे किया है,
एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किया, इसका मतलब सामने वाले को अंडरस्टूड है, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि आपने टेम्परेचर तो लिया है 273 केल्विन और आपने प्रेशर लिया है 76 mm ऑफ Hg या फिर 1 एटमॉस्फेयर, बात वही है, ठीक है, या फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब आपने एसटीपी बोल दिया मतलब ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर और प्रेशर इतना ही होने वाला है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर की आपके पास में वैल्यू है, उसी को लेके उसी को मान के आपने क्या किया है, वर्क किया है। समझ आए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। वहीं पे एक दूसरी टर्म आती है अपने पास में, एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल। क्या आती है, एब्सोल्यूट स्केल। अब ये कौन सी स्केल है, ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर की स्केल होती है, इस तरीके से टेम्परेचर की ही मेजरमेंट स्केल होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 केल्विन होता है। टेम्परेचर स्केल है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर मेजरिंग की स्केल है तो टेम्परेचर ही मेजर करेंगे उसके अंदर, तो टेम्परेचर लिखे हुए होंगे उसमें 0 केल्विन, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस स्केल का, एब्सोल्यूट स्केल का, उसका टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसकी वैल्यू होती है -273 केल्विन के इक्वल। बस ऐसी जो स्केल होती है उस स्केल को टेम्परेचर केल्विन स्केल बोला जाता है या फिर एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। क्या क्लियर हुई दोनों टर्म क्या है। देखो अब देखते हैं इन दोनों टर्म का क्या सिस्टम है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। The standard temperature and pressure by general convention are 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए, एंड 1 एटमॉस्फेयर 760 Hg और 760 टोर। ओके, एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। A temperature scale with absolute zero as the starting point is called the absolute scale or the Kelvin scale। देखो absolute zero 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेल्सियस आएगा यहाँ पे। तो क्या दोनों टर्म सबको क्लियर हुई। चलो, तो ये थी हमारी एसटीपी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म। अब हम लोग देखेंगे स्टीशियोमेट्री। हमने चैप्टर का नेम क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट और स्टीशियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपन बेसिक क्लियर करते हुए पहुंचेंगे, तब आप समझ जाओगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, किसको बोल रहे हैं हम। अभी के लिए हमारा जो सेकंड टर्म था स्टीशियोमेट्री वो आ चुका है। ये स्टीशियोमेट्री क्या होता है, ठीक है, तो स्टीशियोमेट्री है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या बोला, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच का, जो आपको बताता है कि कितने रिएक्टेंट एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ आया क्या बोला मैंने। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया क्योंकि ये बता रहा है कि कितने रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे और उससे कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल में ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीशियोमेट्री बोलते हैं। और ये जो स्टीशियोमेट्री होती है वो केमिकल रिएक्शन में, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में देखी जाती है, ठीक है। हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि इक्वेशंस होती है, यदि आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो उसको बैलेंस लिखो, तो हम स्टीशियोमेट्री भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही देखते हैं। तो इक्वेशन का बैलेंस होना इज नेसेसरी, जरूरी है कि आप उस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखें, फिर उसमें स्टीशियोमेट्री फाइंड आउट करें। समझ आया। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा के वाटर का फॉर्मेशन कर रही हूँ। क्या यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन एंड ये सब बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन लिखी, देखो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ देखोगे क्यों तो आपके पास में हाइड्रोजन 4 है, तो क्या करोगे 2 लगा दोगे, रिएक्शन बैलेंस। अब देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये हुई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसमें स्टीशियोमेट्री देखना है, तो स्टीशियोमेट्री क्या होता है जिसमें मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल H2O मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ पे इसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया,
रिएक्टेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कितने का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो 2 हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से हमारे पास में क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है H2O। वहीं पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से आपको क्या मिल रहा है, सेम 2 मोल ऑफ H2O मिल रहा है। क्या यही चीज है? तो यही है स्टीशियोमेट्री, जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं। अब ये जो स्टीशियोमेट्री होती है वो मोल्स की फॉर्म में हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 मोल्स, 1 मोल और 2 मोल गिवन होते हैं। वॉल्यूम की फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है आपको बताए कि 2 वॉल्यूम H2 गैस 1 वॉल्यूम O2 से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम क्या बनाती है, वाटर बनाती है। या फिर इसके मास की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, किसी की भी फॉर्म में, मोल्स, इन फॉर्म में आपको क्या दी जा सकती है, स्टीशियोमेट्री दी जा सकती है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो क्लियर हुआ सबको स्टीशियोमेट्री क्या होती है। ये नाम सुनने में, देखने में टफ है, लेकिन वैसे यदि आप इसको समझे, इसकी डेफिनेशन पे जाए और समझे तो बहुत ही इजी है स्टीशियोमेट्री। आप इजीली यदि आपके पास में कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो स्टीशियोमेट्री बता सकते हैं उसकी। ओके, देखो क्या है, देखते हैं हम क्या इक्वेशन डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टीशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और रेशियो between two or more substance undergoing a physical change or chemical change, chemical reaction. For example, when oxygen and hydrogen react to produce water, 1 mole of oxygen reacts with 2 mole of hydrogen to produce 2 moles of water. जस्ट मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं अपना एक इम्पोर्टेंट लॉ जिसको बोलते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो यदि आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रखा जाए, ठीक है, क्या कंडीशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर यदि सेम रखा जाता है तो कोई भी गैसेस रिएक्ट करती हैं। ठीक है, क्या बोला, कोई भी गैसेस जो रिएक्ट करती हैं उनकी वॉल्यूम्स होगी वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होगी। ठीक है, क्या बोला, इस लॉ के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है तो आपकी गैसेस रिएक्ट कर रही है तो वो गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा सिंपल होल नंबर के रेशियो में होती है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये आपके पास में एक इक्वेशन है बैलेंस। मैंने क्या बोला, ये सब गैसेज हैं, ये गैस है, ये गैस है, अमोनिया भी गैस होती है, हमें पता है, तीनों की तीनों गैसेज है, रिएक्ट कर रही है। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, हमने क्या कर दिया, ये कंडीशन फिक्स कर दी। तो अब क्या होगा कि N2 का जो 1 वॉल्यूम है वो 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 बनाता है। तो क्या ये तीनों के तीनों एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है, देखो 1:3:2, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। इसी को हम बोलते हैं गे-लुसेक लॉ या फिर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। समझ आया, यदि N2 का एक वॉल्यूम क्या बना रहा है, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 से रिएक्ट कर रहा है तो वो 2 वॉल्यूम NH3 ही बनाएगा। समझ आया, सिंपल होल नंबर में इनके रेशियो रहेंगे। चलो देखो क्या है, गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ gases taking part in a chemical reaction show simple whole number ratios to one another when those volumes are measured at the same temperature and pressure। जो मैंने आप लोगों को बात बताई वही लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, नोट देखो इसका कुछ, गे-लुसेक लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गे-लुसेक लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है। यदि आपकी इक्वेशन में कहीं पे लिक्विड या फिर सॉलिड आ रहा है तो उनकी वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया जाता, 0 कंसिडर करते हैं उनकी वॉल्यूम। कोई भी रिएक्शन है, सपोज यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट होता, एक्स हम लिख लेते हैं, वो उसका सॉलिड होता तो हम इसकी 0 वॉल्यूम कंसिडर करते हैं।
हम इसको लेते ही नहीं, क्योंकि ये गैस नहीं है और गेलुसेक लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सॉलिड और लिक्विड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो इसके। द लॉ में बी इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अमोनिया वाला एग्जांपल बताया वही है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। Experimentally, it is noticed that at the same temperature and pressure, 1 volume of nitrogen react with 3 volume of hydrogen and gives 2 volume of ammonia। ये रिएक्शन दिख रही है हमें, तो इसका रेशियो 1:3:2 हो गया, और ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है ना। देखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। At the same temperature and pressure, 2 volume of carbon monoxide react with 1 volume of oxygen gives 2 volume of carbon dioxide। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन से 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 बनाता है, तो इनका भी सिंपल रेशियो हो गया 2:1:2। बस यही बोल रहा था हमारा गेलुसेक लॉ। ओके, तो गेलुसेक लॉ क्या है हम सबको समझ में आया। ये अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे हम अभी क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गेलुसेक लॉ। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide formed। क्वेश्चन पढ़ लिया। हमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज आनी चाहिए, जो ये थ्योरी क्वेश्चन में बोल रहा है उसको आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का, क्या बोला मैंने, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमेशा 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वाटर। ठीक है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हमेशा होगा। तो जब भी आप कोई हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न कर रहे हैं तो CO2 और H2 उसका प्रोडक्ट बना दो, फिर रिएक्शन का बैलेंस करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद ही तो हम लॉ वगैरह एप्लीकेबल कर सकते हैं। चलो रिएक्शन लिखो। देखो क्या बोल रहा है, एसिटाइलिन को बर्न करना है। एसिटाइलिन क्या होता है अपना, C2H2। इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या मिलने वाले हैं, CO2 और H2O। अब ये बना ली हमने रिएक्शन, बट हमें देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो और उसको बैलेंस करो। यहाँ पे कार्बन 2 है, बट इस साइड आप देखोगे तो कार्बन सिर्फ 1 है। बैलेंस करें, मैंने यहाँ कर दिया कार्बन को 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 2, बट इधर ऑक्सीजन हो गई 5। देखो 2 × 4 और इधर एक और है 1, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 5। अब ये ऑक्सीजन 5 हो गई है तो हमें इधर भी ऑक्सीजन 5 करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 5/2 कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि 2 है ना, 1 के लिए, 2 के लिए कितना हो जाएगा 5/2। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट हमारे पास में ये फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है 5/2। तो इस फ्रैक्शन को मैं सिंपल करने के लिए, सिंपल रेशो में करने के लिए क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी पूरी रिएक्शन को। जैसे ही आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में क्या आएगा, 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2। नाउ यदि आप अब इस रिएक्शन को देखते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो ये रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन के अंदर। अब हम अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene। 200 ml एसिटाइलिन को कम्प्लीटली बर्न करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कितने वॉल्यूम फिर CO2 बनने वाला है, कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन बनेगा, कितने वॉल्यूम CO2 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये सारी गैसेज है, हम क्या लगा सकते हैं, गेलुसेक लॉ लगा सकते हैं कंबाइनिंग वॉल्यूम का। ठीक है, देखो 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 4 वॉल्यूम CO2 बनाता है। ठीक है, और 2 वॉल्यूम में क्या बनता है हमारे पास में, वाटर बनता है। ओके, समझ आए ये।
अब देखो हमें क्या मतलब है, हमें इस ऑक्सीजन का मतलब है, इस CO2 से मतलब है, तो उसी की बात करते हैं। 2 वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर है कितनी, 2 वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर करता है कितनी ऑक्सीजन को, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। मतलब 2 वॉल्यूम C2H2 कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो 1 कितने से करेगा, 5/2 से, सिंपल। तो हमारे पास में 200 ml एसिटाइलिन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो 200 ml से कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H5 कितनी रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन, 5, 1 कितना करेगा, 5/2, ये तो सिंपल रूल है, ठीक है। तो अब 200 ml कितना करेगा, सिंपल सी बात है, 5/2 मल्टीप्लाई 200, करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 500 ml। तो 500 ml ऑक्सीजन क्या होगी, रिक्वायरमेंट है कंप्लीटली C2H2 को बर्न करने के लिए 200 ml। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चल के हमें क्या देखना है, हमें कितने वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो भी बताना है। तो देखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 से क्या बनता है, 4 वॉल्यूम, तो 1 से क्या बनेगा, 4/2, तो वही 200 से कितना बनेगा, 4/2 मल्टीप्लाई 200, कितना आ गया, 400 ml। चलो तो अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ओके, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, लिमिटिंग रिएजेंट जो लिमिट में ही प्रेजेंट होता है और पूरा रिएक्शन के, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके दौरान ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, the reactant which is completely used up in a reaction is known as limiting reagent। okay, ये टर्म इसलिए बताइए क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट यदि पता ही नहीं है क्या होता है, किसको बोलते हैं, तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सबसे पहले देख लिया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जो रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे क्या बचा है, क्या कंप्लीटली यूज हो गया है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जाम्पल 2, इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, what will be the composition by volume of the resulting gaseous mixture, name the limiting reagent। क्या बोल रहा है ये, हमें क्या करना है, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 6 लीटर हाइड्रोजन 5.6 लीटर क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, यदि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HCl का फॉर्मेशन होता है, 2HCl कर देंगे तो हमारी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगी। तो तीनों गैसेज है तो हम गेल-उसेग्लो लगा सकते हैं। देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनाती है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 लीटर हाइड्रोजन 5.6 लीटर क्लोरीन से रिएक्ट करके आपका HCl बनाता है, कितना भी जो हमें निकालना है, गैसियस मिक्सचर है वो, जो जितना भी बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है और लिमिटिंग रिएजेंट का नेम बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमें 6 और 5.6 दिए हुए हैं, तो क्या हुआ कि 5.6 लीटर क्लोरीन 5.6 लीटर हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है 1 से 1 करता है, तो 5.6 से कितना रिएक्ट करेगा, 5.6। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो ज़्यादा है लेकिन क्लोरीन तो कम ही है, तो जितना होगा भाई पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो 5.6 क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा, 5.6 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो 5.6 क्लोरीन 5.6 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसका डबल क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। लेकिन यदि अब हम बात करें तो 6 में से सिर्फ 5.6 ही यूज होगा, क्योंकि जितना क्लोरीन रिएक्ट करेगा उतना ही हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, हमने निकाला है अभी, देखो ये रहा।
तो 5.6 है तो इसका 5.6 किया, हमारे पास में बचा 0.4 लीटर। तो 0.4 लीटर हाइड्रोजन रिमेन है, बचा हुआ है, ठीक है, रिमेन हाइड्रोजन। यूज कितना हो गया 5.6, और कंप्लीटली यूज कौन हुआ, क्लोरीन। क्लोरीन बिल्कुल नहीं बचेगा, 5.6 पूरा यूज हो गया। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, क्लोरीन। समझ आया, इसलिए मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस HCl की कितनी वॉल्यूम बनी। तो 1 से 1 बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है, तो 5.6 से हाइड्रोजन यूज हुई है, 5.6 से क्लोरीन यूज हुआ है। तो 1 से 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन से 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनता है। तो 5.6 से कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.6 मल्टीप्लाई 2 11.2 लीटर, क्या बनेगा HCl। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका है क्लोरीन और HCl की वॉल्यूम कितनी आ गई 11.2 लीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व। तो क्या इजी था, गेलुसेक लॉ हमने समझ लिया, उसका एप्लीकेबल किया हर जगह, और हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसी तरीके से हमारा जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा हम उसको कर लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और हमें कैसे निकालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको इक्वेशन मेंशन करके नहीं दी, हमने खुद से उस इक्वेशन को बनाया है। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl ही बनाता है, या फिर यदि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास में H2 और CO2 ही बनता है। ओके, तो क्या क्लियर है सबको यहाँ तक। तो ये थे अपने गेलुसेक लॉ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, तो आप उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो, क्या यहाँ तक सबको समझ आया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका क्लास 9 के कुछ लॉज थे उनका रिकेप किया, गेलुसेक लॉ क्या होता है उसको अच्छे से देखा, और उसके बेस पे हमने 2 क्वेश्चंस किए। ओके, यहाँ तक यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।